नमस्कार साथियों। आज मैं अपने इस वीडियो क्लास में वर्ग 4 के पर्यावरण हम भाग 2 की विवेचना करने जा रहे हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पूरे किताब की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सबको मैं एकत्र किया हूं और इन सबको आपके बीच रख रहा हूं। आप सब अंत तक इस वीडियो को देखें। शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से ये बहुत यूजफुल रहने वाला है ये सेशन, अतः आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहां एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने, धोने, काटने, पकाने एवं परोसने का काम सभी मिलकर करते हैं। बर्तनों की सफाई का कार्य भी लोग स्वयं ही करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। साथियों, पटना का जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म जहाँ हुआ था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जिसे तख्त हरमंदिर साहिब कहा जाता है। और गुरुद्वारा जो होता है वो सिखों का पूजा स्थल होता है, पूजन स्थल होता है। और वहाँ पर श्रद्धालु के भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे लंगर कहा जाता है। और उसमें सभी लोग साथ मिलकर बैठकर भोजन करते हैं और भोजन बनाने का काम भी सब लोग साथ मिलकर करते हैं। इसे आप याद रखेंगे। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है यहाँ मानव के दांत से संबंधित चित्रों को दिखाया गया, जिसमें आप देखें यहाँ अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। चवर्णक, कृंतक, रदनक, ये मानव के दांत के नाम है। तो इसे साथियों आप इन तस्वीर को ध्यान से देख लेंगे। जो आप देखते होंगे कि आगे के जो दांत है वो कृंतक होता है, जिसे यहाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ, और इसको स्पष्ट किया गया है किस दांतों की संख्या कितनी है। तो ये जो दांतों की संख्या है साथियों, इसे आप देखेंगे। यहाँ हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के दांतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ काटने वाले दांत जो है उसकी संख्या 8 है, छीलने वाले दांत की संख्या 4 है और चबाने वाले दांत की संख्या 20 है। तो ये चबाने वाले जो दांत है उसको मूल रूप से चवर्णक कहा जाता है, लेकिन उसे 2 भाग में बांट दिया गया है, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अग्र चवर्णक 8 होते हैं और चवर्णक 12 होते हैं। तो साथियों कुल आप देख सकते हैं कि 8 काटने वाले, 4 छीलने वाले और 20 चबाने वाले। तो 8, 4, 12 और 20, 32 दांत के बारे में यहाँ बताया गया है। अब साथियों यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको याद रखना है। काटने वाले दांत को कृंतक कहा जाता है, छीलने वाले दांत रदनक अर्थात केनाइन और चबाने वाले दांत को चवर्णक अर्थात मोलर। तो वो चवर्णक जो होता है 2 भाग में बटे होते हैं, एक मोलर और प्रीमोलर, जिसकी संख्या मैंने ऊपर बताया आपको। तो आप इसे याद रखेंगे। यह महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। जिस तरह हमारे दांत होते हैं उसी तरह जानवरों के भी दांत होते हैं, उनके दांत भी गिरते हैं। कुछ जानवरों जैसे घोड़ा और शेर के भी दांत मनुष्यों की तरह एक बार गिरते हैं और उनकी जगह फिर नए दांत आते हैं। और जो आप देखते हैं कि घोड़ा और जो शेर होता है उनके भी दांत मनुष्य की तरह गिरते हैं और फिर से नए दांत आते हैं। लेकिन सांप और मगरमच्छ अपने जीवन में कई बार दांत बदलते हैं, इनका दांत बदलता रहता है। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है। ये तस्वीर है ककोलत झरना का चित्र है। ये नवादा जिला में है, इसे आप याद रखेंगे। ककोलत जलप्रपात या ककोलत झरना नवादा, बिहार के नवादा जिला में। यहाँ तस्वीर में आप 2 तस्वीर देख रहे हैं। राजगीर में एक ब्रह्म कुंड का तस्वीर है और दूसरा सप्तधारा का चित्र है, जो कि राजगीर में है। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ भी एक तस्वीर दिखाया गया है और ये तस्वीर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप जानते हैं कि हिंद महासागर के तट पर स्थित है। ये कन्याकुमारी की तस्वीर है। कहाँ है? हिंद महासागर के तट पर कन्याकुमारी है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे की दीवार के लगभग होती है
और पत्तियां बहुत ही कम। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है इससे 3 गुना इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बहुत रोचक तथ्य है। ओक एक रेगिस्तानी पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग दीवार के आसपास होती है, लेकिन जितनी उसकी ऊंचाई है वो लगभग उसके 3 गुना गहराई तक इसकी जड़ें जाती है। और पानी का संचय करने के लिए जहाँ पानी उसको मिलता है वहाँ तक उसकी जड़ें बढ़ती जाती है। और वहाँ पर जब पानी का अभाव होता है साथियों तो इसके तने के अंदर लोग पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इस पौधे का नाम है ओक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक रेगिस्तानी पौधा है साथियों, इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ बर्फीले प्रदेशों में जहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ रहती है, न होती है न पत्थर, न ही ईंट और न ही मिट्टी, यहाँ बर्फ की सिल्लियों के घर बनाए जाते हैं। इन घरों को इग्लू कहते हैं। इन घरों की दीवारें अंदर से छूने पर ठंडी तो लगती है, पर वे बाहर गिरती बर्फ और ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देती है। यानी बर्फीले प्रदेशों में बर्फों की सिल्लियों से घर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ चित्र दिखाया गया हावड़ा ब्रिज का, जो कि कोलकाता में है, आप सभी जानते भी होंगे। फिर यहाँ देखते हैं 2 तस्वीर है पटना का चिरैया टांड ओवर ब्रिज का। ये ओवर ब्रिज पटना का है। और राजगीर का रज्जू मार्ग है, ये भी आप जानते होंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत प्रसिद्ध है, ये गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु का चित्र है, ये भी पटना में है, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ये हमारे झंडे में जो 3 रंग है उसका क्या अर्थ है, इसकी बात बताया जाए। सबसे ऊपर केसरिया होता है, ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद होता है, सत्य और शांति का प्रतीक है। और हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। चक्र की बात करें साथियों तो चक्र देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक है। आपने सुना भी होगा, केसरिया बल भरने वाला, श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। तो यही है इनका सार। आगे बढ़ते हैं साथियों तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, आप सभी गाते होंगे। हमारा राष्ट्रगान है जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इससे संबंधित एक तथ्य को जोड़ना चाहूँगा कि पहली बार जनगण मन 1896 ईस्वी में गाया गया था, कलकत्ता में गाया गया था। और कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह सयानी। तो पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में क्षमा करेंगे दोस्त, यहाँ तथ्य थोड़ा गलत हो गया। मैं ये वंदे मातरम राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगीत के बारे में बता रहा था। राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था और वो भी कलकत्ता में ही गाया था। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों तो ये हमारा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। तो इस हमारे राष्ट्रगीत के जो लेखक हैं, लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कुछ तथ्य जोड़ना चाहेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और आनंद मठ जो उपन्यास है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, इसी से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और आनंद मठ जो पुस्तक है, उपन्यास है, वो बंगाली भाषा में है, जबकि उस किताब में लिखा गया ये गीत संस्कृत भाषा में है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो साथियों, मैं वर्ग 4 के पर्यावरण हम विषय के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में समेट दिया है। आप सभी से आग्रह कि इस वीडियो को 2-3 बार देखें। अगर एक बार में ही आप समझ जाते हैं तो और अच्छी बात है। और इससे थोड़ा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दें। ये बहुत नया चैनल है और शिक्षक बहाली को ध्यान में रखकर ही मैं
ये सब कर रहा हूँ। आप सब अपना सहयोग और समर्थन देते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।